नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट 12 लेकर आए हैं। पिछले क्लास में मैंने पॉलिटिकल डिवीज़न स्टार्ट किया था, भारत का राजनीतिक विभाजन मैंने स्टार्ट किया था। उसका सेकंड पार्ट हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो जितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको बताए थे, उनके कैपिटल और कुछ उनकी जानकारियाँ दी थी। तो आज इसे ही कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल डिवीज़न कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर टॉपिक को देखेंगे। और स्टिल अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो ये जो पार्ट है, पार्ट 11 है। इस पार्ट में हम लोग पॉलिटिकल डिवीज़न जो था, भारत का राजनीतिक विभाजन, भारत का राजनीतिक विभाजन, ठीक है, इसका हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। ये पार्ट हमारा सेकंड है, वो फर्स्ट पार्ट है। इसे मैंने दो पार्ट में मैंने लिया है, ठीक है। छोटे छोटे मैंने वीडियो बनाए हैं सो दैट कि आप वीडियो देख सके आसानी से, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जो 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास है, उन सभी के कैपिटल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। और हम लोगों ने देखा था कि केंद्र शासित प्रदेश आखिर में होता क्या है, किसे कहते हैं। तो आज हम उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। बनाए जाते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये एक तरह से एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आखिरकार जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्यों बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसका कि देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके बनाने के पीछे रीजन्स हैं, उसको हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुछ रीजन है जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। उसमें से पहला रीज़न अगर हम ये ले लें, अगर हम पहला फर्स्ट रीज़न अगर ले लें तो हम बोलेंगे कि भौगोलिक रीज़न भी हो सकता है हमारा। तो भौगोलिक जो रीज़न है उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कारण क्यों बनाए जाते हैं उसका मैं लिख रहा हूँ। तो पहले नंबर में मैं ले लेता हूँ भौगोलिक कारण, जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल रीजन बोलते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से भी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सा जो कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, और दूसरा लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों जो यूनियन टेरिटरी है, आप देखेंगे कि ये दोनों इंडियन टेरिटरी जो है भारत के मेन लैंड से, जो भारत का जो मेन लैंड है उससे काफ़ी दूर है। अगर भारत के मैप पे अगर हम एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि इसके बे ऑफ बंगाल में जो है, यहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो इस बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है। जबकि इधर हम अरब सागर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, जो कि भारत के मेन लैंड से काफ़ी दूर है। ये जो देखेंगे आप, भारत का जो मेन भूमि है उससे काफ़ी दूर होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ये क्षेत्रफल में इतने छोटे होते हैं और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता है और इन्हें किसी पड़ोसी राज्य के साथ भी नहीं मिलाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मेन लैंड से काफ़ी दूर होते हैं। तो इसीलिए एक ये जो रीज़न है, भौगोलिक कारण का जो रीज़न है, ये एक रीज़न है कि इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है।
ताकि क्योंकि ये एक तो दूर भी होता है, ऊपर से काफ़ी छोटे पॉपुलेशन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको पता होगा कि लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसका 32 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। और लक्षद्वीप ही एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है भारत का जो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है? तो लक्षद्वीप है। तो ये काफ़ी जनसंख्या और पॉपुलेशन क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटे भी होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए इन्हें राज्य का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो ये एक रीज़न मैंने आपको बताया। आगे जो दूसरा रीज़न हम लोग ले लेते हैं, एक दूसरा रीज़न क्या है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। एक दूसरा रीज़न जो हमारे पास है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक कारण, जिसे हम लोग कल्चरल रीजन बोलते हैं। कल्चरल रीजन के कारण भी हमें कुछ जगहों को यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा। जैसा कि आपको पता होगा, इसमें सभी चीज़ों के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि हमें पता चल सके। दादरा और नागर हवेली की अगर हम बात कर लें, दादरा और नगर हवेली की अगर हम बात करें, हवेली और दमन और दीव की अगर हम बात करें, तो ये जो जगह है ये पहले फ्रांस के कब्जे में हुआ करता था। इसमें फ्रांस का राज था, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ का राज था, पुर्तगीज का राज था। तो उन सभी देशों का राज था। तो कहीं ना कहीं उन सभी का कल्चर जो है अभी भी यहाँ पे है। तो उनके कल्चर को बचाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया कि एक कल्चर है जो फ्रांस से मिलता जुलता है, तो उनके कल्चर को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए इन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो दमन और दीव है, दमन और दीव जो है ये गुजरात के हिस्से में पड़ता है। दमन और दीव जो है ये गुजरात के हिस्से में पड़ता है, जबकि दादरा और नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में फंसा हुआ है। अगर मैं मैप से आपको बताना चाहूँ तो देखिए, मैप से मैं कोशिश करता हूँ इसे बताने की। ठीक है, तो अगर मैप से मैं इसे देखूँ एक बार, तो देख लीजिए, ये जो है ये हिस्सा, ये वाला, ये जिसे मैंने सर्कल किया है ये दीव है, दीव। और ठीक यहाँ पे ये वाला सर्कल जो है ये दमन है। और गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीमा है यहाँ पे, ये वाला, यहीं पे हमारा जो है ये वाला, यहीं पे दादरा और नगर हवेली जो है दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, दोनों पे फ्रांस का कब्जा था, इसीलिए उसके कल्चर को बचाए रखने के लिए। तो एक सांस्कृतिक कारण भी है यूनियन टेरिटरी बनाने का। ठीक है, अब हम अपने अगले रीजन में आ जाते हैं। एक अगला जो हमारा कारण है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक राजनैतिक कारण भी है, राजनैतिक और प्रशासनिक कारण भी है हमारे पास, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यूनियन टेरिटरी बनाने में। ठीक है, अगर हम इसमें भी एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो दिल्ली है। और दिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो क्रिएट हुआ था ये 1956 में इसका निर्माण हुआ था। और 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी ही था। लेकिन पिछले क्लास में हालांकि मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। लेकिन 1991 में 69th संविधान संशोधन होता है। और इसी 69 संविधान संशोधन में
इसी 69 संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है। इसी संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली की अपनी विधानसभा है, दिल्ली के अपने मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सुविधा है, इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तीसरा, ये जो है ये हमारा तीसरा रीजन था, आप इसे थर्ड बना लेंगे। ये हमारा तीसरा रीजन था कि किसी भी जगह केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, उसका हम लोगों ने 3 रीजन दिया है। पहला जो रीजन दिया है एक भौगोलिक कारण दिया है। दूसरा जो रीजन दिया है हमने सांस्कृतिक रीजन दिया है, सांस्कृतिक जो होता है कल्चर के कारण। और तीसरा जो रीजन है वो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है। और इसी में एक एग्जाम्पल और अगर हम देख ले, आपको बता दें, इसमें मैं एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में एक एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की हम बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ जो था पहले पंजाब की राजधानी हुआ करता था। 1966 तक ये पंजाब की राजधानी था। लेकिन जब हरियाणा का गठन होता है तो हरियाणा के गठन के बाद पंजाब और हरियाणा दोनों चाहते थे कि चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी, हरियाणा वाले चाहते थे कि हरियाणा की राजधानी बन जाए, और पंजाब के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो चाहते थे, वो जो पॉलिटिकल था वो लोग चाहते थे कि पंजाब की राजधानी बन जाए। दोनों के दोनों जो राज्य थे वो अड़े हुए थे, और इसमें दोनों के दोनों पीछे नहीं हट रहे थे। दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था पीछे हटने को। तो इस तरह से चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यूनियन टेरिटरी बनाकर दोनों की राजधानी को बना दिया गया। ये चंडीगढ़ अभी यूनियन टेरिटरी, पहले तो इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसके बाद दोनों की राजधानी बना दिया गया। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। अब आ जाते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है मेनली। तो हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। हालांकि पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, पुडुचेरी की। तो देखिए पुडुचेरी की खास बात क्या है, पुडुचेरी की खास बात क्या है कि इसका जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक माहे जो है वो केरल में फैला हुआ है, केरल में है, माहे केरल में है। और एक बात और आप समझ लीजिए, मैंने आप पिछले क्लास में ही बताया है कि माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है, महज 9 किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, सबसे छोटा जिला है। और दूसरा यनम की अगर हम बात करें तो यनम जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है, तो ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। और जो तीसरा है वो है पुडुचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु में पड़ता है। हालांकि ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरे राज्य के बारे में जो कि सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्किम के बारे में सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, सिक्किम के बारे में क्या है कि सिक्किम जो है, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन होता है, 36वां संविधान संशोधन होता है। और आपको बता दें कि सिक्किम जो है पहले भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन, ये एक अलग देश हुआ करता था। सिक्किम पहले अलग देश ही था, तो इसको 36वां संविधान संशोधन होता है और सिक्किम को भारत के राज्यों में शामिल कर लिया जाता है। और जब यह शामिल होता है
तो यह 22वां राज्य बनकर शामिल होता है। 22वां राज्य होता है, भारत का 22वां राज्य होता है ये, ठीक है। 22वां राज्य होता है सिक्किम, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सिक्किम जो है, सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। पहला ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि खेती के लिए जाना जाता है, ठीक है, खेती के लिए जाना पहला ऐसा राज्य है। और एक और बात यहाँ पे है, सिक्किम जो है सबसे स्वच्छ राज्य है, सबसे स्वच्छ राज्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ राज्य के नंबर पे सबसे पहला राज्य कौन है, तो सिक्किम को ही देंगे। ये शौच मुक्त राज्य है, यानी कि यहाँ पे 100% शौचालय की व्यवस्था है, कोई खुले में शौच नहीं करता है यहाँ पे। जो बोलते हैं ओपन डेफिनेशन फ्री, ODF, ओपन डेफिनेशन फ्री, ठीक है ना। तो ये पहला राज्य है, ठीक है। और ये जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। याद रखेंगे इसे, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और 1975 में ही सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत के राज्यों में शामिल किया गया था, ठीक है, भारत के राज्यों में शामिल किया गया था। आज़ादी के बहुत सालों के बाद इसे शामिल किया गया था। अब आ जाते हैं हम लोग, दूसरा जो हमारे पास राज्य है वो है गोवा। गोवा के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। गोवा के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गोवा में क्या होता है, गोवा का क्या होता है, गोवा जो था पहले फ्रांस के अधीन में था, फ्रांस का कब्जा था इस पे। तो 56वां संविधान संशोधन होता है, 56वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1987 में ये संविधान संशोधन होता है। और इस संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारत के राज्यों में शामिल कर लिया जाता है। और जिस टाइम में शामिल किया जाता है उस समय गोवा 25वां राज्य के रूप में 25वां राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है, ठीक है, शामिल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ही हमें मैंने सेकंड पार्ट के लिए रखा था। हालांकि फर्स्ट पार्ट में मैं बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने बताया नहीं था, बता सकता था लेकिन मुझे वीडियो लंबा नहीं करना था, सो दैट कि आप आसानी से इसे पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली के बारे में बता चुका हूँ कि 26 जनवरी 2020 से इन दो द्वीपों को मर्ज करके एक द्वीप बना दिया गया है, ठीक है, एक द्वीप बना दिया गया है। तो अभी हमारे पास जितने जो केंद्र शासित प्रदेश है वो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और दमन द्वीप भी फ्रांस के कब्जे में पहले था, तो वहाँ का कल्चर वहाँ पे रह गया है, उनका कल्चर मेल खाता है, इसीलिए मैंने आपको इसीलिए बताया है, इसीलिए मैंने दमन और दीव का जो एग्जाम्पल दिया है वो मैंने कल्चरल रीजन में एग्जाम्पल दिया है। तो जो द्वीप जो है, जो यूनियन टेरिटरी जो है जिस कारणों से हैं उसको मैंने व्याख्या करने की आपके सामने कोशिश की है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम आगे पढ़ेंगे। और अब हम लोग शुरू करेंगे नदी अपवाह तंत्र। इसमें हम लोग भारत में जो नदियां हैं, कहाँ से नदियां निकलती हैं, कैसे कैसे जाती हैं, उन चीज़ों की कोशिश करेंगे आपके सामने में लाने की और आपको बताने की। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए उन्हें कि क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का और अदर सब्जेक्ट भी हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए और ज्योग्राफी को मैं फाइनल स्टेज तक पहुँचाऊँगा और बहुत जल्द पहुँचाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।